नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे यूट्यूब चैनल लकी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले हमने जो संधि पढ़ी थी वो थी हमारी पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में हमने पढ़े थे कि एंगी एंगी एंग पदांता दति, और उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि इन दोनों संधियों के जो सूत्र हैं वो दोनों ही याद हो जाने चाहिए, क्योंकि पूर्व रूप संधि में उसका नाम नहीं दिया हुआ होता है, लेकिन इस पर रूप संधि में सूत्र के साथ साथ संधि का नाम भी होता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है पर रूपम एंगी। देखिए ये एंगी जो शब्द है, एंग जो प्रत्याहार है एंग हमारा, ये दोनों में ही आता है, पूर्व रूप में भी आता है और पर रूप में भी आता है। तो देखिए पूर्व रूप में जो आया था वो तो हमारा आया था यदि हमारा ये ए अथवा ओ ये पहले आ गए और इसके बाद में आया हमारा अत यानी कि ह्रस्व आ आया। लेकिन इसमें बिल्कुल विपरीत हो जाता है कि इसमें अत पहले आता है, ह्रस्व आ पहले आता है और इसके पश्चात आते हैं ए अथवा ओ। तो ये हमारी होती है पर रूप दूसरे वाला रूप, पूर्व रूप पहले वाला रूप और पर रूप दूसरे वाला रूप, इसी से ही समझ में आ जाएगा। तो एंगी पर रूपम, एंग प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है, ये हमारी पर रूप संधि है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है जो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। आप पर रूप संधि किसी भी शब्द में नहीं कर सकते, केवल अकारांत उपसर्गों के बाद ही पर रूप संधि होती है। तो देखिए ये जो पर रूप संधि होती है वो अकारांत उपसर्गों के बाद ही होती है। देखिए जब पूर्व पद के अंत में, जब पूर्व पद अकारांत उपसर्ग हो, पूर्व पद कैसा हो, अकारांत उपसर्ग हो, जैसे कि प्र है, अव है, उप है, ये जो हमारे अकारांत उपसर्ग हैं, इनके पश्चात यदि एंग प्रत्याहार के वर्ण आए तो पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर उसी का पर रूप एकादेश हो जाता है। दोबारा से समझ लीजिए, जब पूर्व पद अकारांत उपसर्ग हो, उसके पश्चात ए अथवा ओ आए तो उन दोनों के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है। जैसे देखिए एंग प्रत्याहार के जो वर्ण हैं ए और ओ हैं, इनके पश्चात अकारांत उपसर्ग वर्ण यानी कि ह्रस्व आ आए, सॉरी ये प्लस में नहीं है, तो ये एंग प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो हैं हमारे क्या है, ए और ओ। लेकिन इससे पहले हमारा क्या आएगा, हमारा पर रूप आदेश में आएगा ए प्लस ए अथवा ओ। तो इनके स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर ये आ है वो इसी में ही इसका रूप परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात आ प्लस ए बराबर ए होगा, आ प्लस ओ बराबर ओ होगा, आ प्लस ओ बराबर ओ होगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारी पर रूप संधि है, अर्थात इसका पर रूप दूसरा वाला रूप हो जाता है। तो इनके उदाहरण देखिए, हमारा पहला उदाहरण है प्रेजते, पहला उदाहरण है हमारा प्रेजते। प्रेजते में देखिए प्रा उपसर्ग आपने खूब पढ़ा है, हमारी संस्कृत भाषा में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, जिसमें देखिए अकारांत उपसर्ग भी हैं, जो है हमारा अकारांत उपसर्ग प्रा में देखिए सीधी सी बात है, प्रा में क्या छुपा हुआ है, कौन सी मात्रा है, आ, तो अकारांत उपसर्ग हो गया, तो इसमें से तो हमने आ निकाल लिया। और ये बाद वाला शब्द है हमारा ए जते, तो ए जते जो है ए जते का ए ले लिया, तो ये जो कह रहा है कि पर रूप आदेश हो जाता है, तो ये जो आ है इसी में ही कन्वर्ट हो जाएगा और इसका रूप बनेगा ए। तो देखिए प्र अधूरा, इसमें ये हलंत है, आधा रह गया और इसमें हमने ए जोड़ दिया और उसके बाद में बचा जते, ये जोड़ दिया और इसको बना दिया हमने प्रे जते। इस प्रकार से ये बिल्कुल बहुत ही इजी है ये वाली भी संधि, इसमें भी कुछ भी नहीं है। इसके दो चार जो उदाहरण हैं इन्हीं में से ही आते हैं, इनके अलावा कोई ऐसा उदाहरण नहीं आता है। ये प्रेजते भी बोर्ड में आ चुका है, कई बार आ चुका है, एक बार नहीं। उपोसति भी कई बार आ चुका है, क्योंकि इस संधि के गिने चुने ही उदाहरण हैं, उन्हीं में से ही आ जाता है और बड़ी इजी संधि है,
कुछ नहीं करना होता है कि अकारांत उपसर्ग शब्द देखना होता है, अकारांत उपसर्ग को अलग कर दो और उसके बाद वाला शब्द प्लस के बाद ज्यों का त्यों लिख दो और ये इसका नाम लिख दो पररूप संधि। ऐसे ही हमारी ये पररूप संधि हो जाती है। तो देखिए उप प्लस ओसति, तो उप अकारांत उपसर्ग है, पा में से आ निकला, अकारांत आकारांत ईकारांत ये तो सभी जानते होंगे कि ये होते क्या हैं, जिसका जिस वर्ण से अंत होता है वही उसका अंत कहलाता है। अर्थात आ से अंतिम वर्ण, आ से अंत हो रहा है तो अकारांत, ई से अंत हो रहा है तो इकारांत, ऊ से अंत हो रहा है तो उकारांत। तो हमारे ये अकारांत जो शब्द है वो है पा, तो पा में से आ निकाला और आ प्लस ओ बराबर, तो हमने जो किया इसको पररूप यानी कि बाद वाले रूप में परिवर्तित कर दिया। तो क्या बना हमारा बाद वाला रूप ओ, और इस प्रकार से हमारा बन गया उपोसति। तीसरा इसका उदाहरण है अवेल यति, तो अब एल यति, इसको अलग कर दो। अब अकारांत उपसर्ग हो गया, अकारांत उपसर्ग हो गया और ये हमारा एल यति ज्यों का त्यों लिख दिया। तो देखिए सीधी सी बात है कि आ प्लस ए बराबर इन दोनों का जो परिवर्तन जो किया हमने इसमें किया, यानी कि इसका पररूप आदेश हो गया। आ को किस में बदल दिया, ए में, और ये हमारी हो गई ए अवेलयति। अगला है अवोसति, इसमें भी अकारांत उपसर्ग अब है, आ से अंत हो रहा है बा का, तो ये हो गई हमारी अब प्लस ओसति और ये हो गई अवोसति। तो देखिए पूर्व रूप और पररूप में कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं है उसमें। तो देखिए ये ए और ओ पहले आएंगे और प्लस में आ आएगा, ये तो हमारी हो गई पूर्व रूप। और पर रूप में हमारा आ पहले आएगा और ए अथवा ओ बाद में आएगा, ये हो गई हमारी पर रूप यानी कि बाद वाला रूप। पर रूप में पूर्व रूप में कुछ भी नहीं है, अवग्रह के चिन्ह से पहचान लेते हैं ए और ओ के बाद। और ये जो पर रूप संधि है इसमें कोई भी नो चेंज, ये बिल्कुल नो चेंज ही होती है। प्रे जते है, प्रे प्लस ए जते, कोई चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं होता है इसमें। ये जो आ और ए जो मिलाया है इनका कोई अलग शब्द नहीं बनता, केवल इसी का ही जो रूप था, ए की मात्रा थी, वो ज्यों की त्यों रहती है। बल्कि वृद्धि संधि में यदि ए प्लस ए कर दें तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। लेकिन इस पर रूप संधि में नहीं होता, क्योंकि इसमें एक शर्त है, वो बहुत बड़ी है कि ये अकारांत उपसर्ग वाली होती है, इसीलिए इसमें चेंज नहीं होता है। यही इसमें एक क्या यही इसमें थोड़ी सी ये समझने वाली बात है कि पर रूप संधि में अकारांत उपसर्ग होता है, इसीलिए इसमें आई नहीं होती। लेकिन वृद्धि संधि में ए प्लस ए का मतलब आई हो जाता है और पर रूप में नहीं होता है। इसमें कुछ थोड़े से शब्द और हैं, वैसे आते नहीं है, बहुत कम मात्रा में आते हैं, जिसमें कि सकंदवादीसु नामक एक सूत्र लगता है, जिसमें सकंदु करकंदु ये शब्द आते हैं। जैसे कि सक प्लस अंधु पर रूप आदेश हो रहा है, तो देखिए आ प्लस आ क्या निकल रहा है, यहाँ आ प्लस आ, तो ये इसका भी इसमें पर रूप हो जाता है, आ को आ में ही जोड़ दिया जाता है। लेकिन दीर्घ संधि में कहाँ होता है, ऐसा नहीं होता। यदि ए प्लस आ होगा तो दीर्घ हो जाता है ना, बड़ा आ हो जाता है। लेकिन इस सूत्र के माध्यम से इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, आ का ज्यों का त्यों पर रूप आदेश हो जाता है और ये शकंदु रूप बन जाता है। ऐसा ही है करकंदु, कर्क प्लस अंधु, उसमें भी आ प्लस आ बराबर आ ही रहता है। अगला शब्द है मनीषा। ये शब्द एक बार 2009 और 10 के समथिंग आया था, मनीषा शब्द। तो देखिए ये जो मनीषा शब्द है इसका जो हम संधि विच्छेद करेंगे मनस प्लस ईसा, तो मनस का वैसे तो मनह हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होगा, ये हलंत्यम टी संज्ञक वर्ण है, तो टी संज्ञक जो वर्ण होते हैं उनकी टी संज्ञा हो करके उनका लोप हो जाता है और लोप होने के पश्चात मन शब्द बचा और मन प्लस ईसा बराबर मनीषा, ये हमारा शब्द रूप यहाँ सिद्ध हो जाता है। ऐसे ही कुलटा शब्द है, कुल प्लस अटा, तो यहाँ भी आ और यहाँ भी आ, इसका दीर्घ ना हो करके क्या हो जाता है, पर रूप एक आदेश हो जाता है और इस प्रकार से बनता है कुलटा शब्द। तो देखिए ये हमारी जो पर रूप संधि है ये यहीं एक बार और दोबारा से देख लीजिए। पर रूप संधि का जो सूत्र है एंगी पर रूपम है
और इसकी जो परिभाषा है, जब पूर्व पद अकारांत उपसर्ग हो और उसके पश्चात ए अथवा ओ आए तो उनके स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। पररूप यानी कि बाद वाला रूप हो जाता है। जैसे कि ए प्लस ए बराबर ए ही हो जाएगा और ए प्लस ओ बराबर ओ हो जाता है। इसमें वृद्धि एकादेश नहीं होता, यानी कि ए प्लस ए बराबर आई नहीं होता या ए प्लस ओ बराबर औ नहीं होता, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है कि ये अकारांत उपसर्ग युक्त होते हैं। इसके हमने उदाहरण पढ़े थे। प्र प्लस ए जते, आ प्लस ए और उपोसति, उप प्लस ओसति, अवेलियति, अब प्लस एलियति, अवोसति, अब प्लस ओसति। और इसमें एक अगला नया सूत्र लग गया था, जिसको आपको सूत्र को याद करने की कोई किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। बस केवल आपको तो ये शब्द याद रखने हैं, शकंदू, करकंदू, मनीषा, कुलटा, बस यही शब्द हैं। वैसे अधिकतर आते नहीं हैं, कई बार आ भी जाएं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या इसमें आने वाली नहीं है। तो शकंदू का शक प्लस अंदू, जिसमें कि नहीं होता है दीर्घ, क्यों? क्योंकि ये पररूप संधि के अंतर्गत आता है। मनीषा, मनस प्लस ईसा, इसमें भी सा जो है इसकी इत्संज्ञक है और ये इत्संज्ञक होकर के मन प्लस ईसा बराबर मनीषा हो जाता है। इसमें भी गुणादेश नहीं होता। कुलटा, कुल प्लस अटा, इस प्रकार से हमारे ये कुलटा शब्द बनता है। तो अगली जो संधि हमारी यहाँ से आगे चलेगी वो प्रकृति भाव संधि है और प्रकृति भाव संधि के पश्चात हमारी ये स्वर संधियाँ सारी कंप्लीट हो जाएंगी। इन स्वर संधियों के कंप्लीट होने के बाद हम सभी स्वर संधियों का चार्ट बनाएंगे, जिसमें कि आपके लिए संधि का सूत्र और स्वर विश्लेषण और उसके उदाहरण आपको इस प्रकार से करा दिए जाएंगे कि आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ही नहीं आएगा। तो वो पूरा चार्ट बना करके आपके लिए ब्लैक बोर्ड पर बता दिया जाएगा और समझा दिया जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।